तो इसके हम ना आइसोमर्स ड्रॉ कर लेते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो उसमें मैंने कहा था कि एक या तो पोजीशन किसी चीज की चेंज कर दो या फिर कार्बन की जो चेन है ना, ये वाली, इनकी कनेक्टिविटी किसी और तरीके से, 5 कार्बन एटम्स है ना, दे कैन बी कनेक्टेड इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, पोजीशन चेंज करें तो अभी डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आप ना एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करो जिसके अंदर इट्स गोइंग टू हैव 5 कार्बन एटम्स, लेकिन डबल बॉन्ड जो है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, उसकी पोजीशन जो है दैट्स डिफरेंट। और एच पूरे कर लो। इसके साथ 3 एच होंगे, इस वाले के साथ 1 एच होगा, इसके साथ भी 1 एच होगा, इसके साथ देयर वुड बी 2 हाइड्रोजन्स एंड दिस इज गोइंग टू हैव 3 हाइड्रोजन्स। ठीक है, सो दैट्स वन वे। अच्छा, और इससे ज्यादा पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अगर आपने इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे बनाया ना, तो इट्स गोइंग टू बी द सेम मॉलिक्यूल। दोनों मॉलिक्यूल्स में कोई फर्क नहीं होगा कि अगर मैं बना भी दूं ना, कि अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दूं, ठीक है, और ये इसके साथ 3 एच होंगे, इसके 3 बॉन्ड्स हैं तो 1 एच, इसके साथ भी 1 एच होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स होंगे और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स होंगे। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन दीज टू मॉलिक्यूल्स आर एग्जैक्टली द सेम। वो उसी मॉलिक्यूल को ना उल्टा करके रखा हुआ है। उसको आप उठाओ, उसको फ्लिप कर दो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इसको मैं उठाऊं और इसको मैं रोटेट कर दूं, तो वो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है, बस उल्टा किया हुआ उसे। कि डबल बॉन्ड इधर भी तीसरे, इधर भी 1 2 3 तीसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी नाइस। ये बात क्लियर है सारों को? ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ज्यादा नहीं चेंज कर सकते इससे ज्यादा। अच्छा, बाकी दो किस तरह बनाओगे? कार्बन चेन को चेंज कर दो। कि कार्बन चेन जो है ना, अभी 5 लाइन में है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन हैव 4 इन अ लाइन, एक को कहीं बीच में अटैच कर दो। ठीक है, दैट्स वन पॉसिबल वे। एच कर दो 7 पूरे, तो इसके साथ 3 एच होंगे, इसके साथ 2 एच होंगे, इसके साथ 1 एच, इसके साथ 3 एच, और इस कार्बन वुड हैव 3 हाइड्रोजन्स। ठीक है, दिस कार्बन वुड हैव 3 हाइड्रोजन्स। लेकिन वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूरे नहीं हुए, बीच में ना कहीं डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। 8 ज्यादा हो गए, काउंट कर लो। तो इसके ना 10 हाइड्रोजन्स हैं, इसके भी 10 हाइड्रोजन्स हैं, इसके हाइड्रोजन्स ज्यादा हो गए हैं, तो डबल बॉन्ड बीच में डाल दो, तो कार्बन के एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय एडिंग डबल बॉन्ड ओवर हियर यू विल बी एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अब आपके पास ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इसकी फर्दर पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं कि इसी तरह चेन को रखो, डबल बॉन्ड को थोड़ा आगे कहीं शिफ्ट कर दो, अगले वाले पे ले जाओ। ठीक है, सो दिस वन इज 3 हाइड्रोजन्स, इसके साथ एक ही होगा, इसके साथ देयर वुड बी 3। अच्छा, दिस विल हैव 3, सो दैट्स एन आइसोमर, सारे बॉन्ड्स पूरे। और क्या बन सकता है? और ये बन सकता है कि 3 कार्बन एटम्स को लाइन में रखो, एक को इधर रखो, 5 पूरे करने ना, तो आपके 5 पूरे हो गए। लेकिन ये आइसोमर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर आप इसके साथ ना एच लगाओ 3, उसके साथ भी 3 एच होंगे, इसके साथ भी 3 एच होंगे, और इसके साथ भी 3 एच होंगे, तो ये टोटल 12 हाइड्रोजन्स बन जाते हैं, जबकि आपके मॉलिक्यूल में ना दे शुड बी 12, मतलब नॉट 12 बट दे शुड बी 10। तो अगर मैं बीच में डबल बॉन्ड फिट कर दूं, फिर मसला ये होगा कि वो बॉन्डिंग ही सही नहीं होगी। कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो एक कम कर देते हैं। इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसके इससे ना एक
CH3 हटाना पड़ेगा। तो द प्रॉब्लम है इसके, इसका स्ट्रक्चर सही नहीं हो रहा, कार्बन के 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो इस वाले को रहने देते हैं, ठीक है। दिस कांट रियली फॉर्म एन आइसोमर क्योंकि उसके बॉन्ड्स ही पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके पास ये तीन आइसोमर्स बने। ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसी तरह एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ था कि मैंने कहा था इसके बनाओ प्रोपन, ये जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, 3 डिफरेंट। तो आसान काम है कि इसमें OH है तो OH को हटा के कहीं और लगा दो, ठीक है। दैट वुड बी एन आइसोमर। 2-3 तो इसी तरह बन जाएंगे कि 4 कार्बन आटम्स है ना। अभी OH आखिरी वाले पे लगा हुआ है, आप एंड पे ना लगाओ, आप कहीं बीच में लगा दो। और इसके साथ 3 H होंगे, इसके साथ 1 H, इसके साथ 2 H और इसके साथ 3 H, ठीक है। वो पूरे कर लो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। तो पूरे, मेरे ख्याल से उसमें कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है शायद। ये 4 8 हो गए, 5 9 और 10। इसकी भी देखो तो 10 है। अच्छा, और क्या हो सकता है, कार्बन चेन की लेंथ को चेंज कर दो कि 4 कार्बन एटम्स लाइन में है तो एक कार्बन एटम को साइड पे कहीं लगा दो। अच्छा, इसके साथ 2 H होंगे, इसके साथ 1 H होगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो अभी भी काउंट कर लो तो हाइड्रोजन 10 ही हैं, 10 हाइड्रोजन है। 6 7 8 9 और ये इस साइड पे 10। फिर एक इसका पोजीशन हो सकता है कि OH को एंड की बजाय ना बीच में लगा दो। तो हम OH को ना उठा के बीच में लगा देते हैं और अभी भी देख लो 10 हाइड्रोजन ही हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आइसोमर्स, सारों को क्लियर है? जी सर। सर हम कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, मतलब या फिर H की बॉन्ड्स दिखानी पड़ेंगी हमें? नहीं, कंडेंस फॉर्म में लिखो, जिस मर्जी फॉर्म में लिखो। जब तक उसने ओके सर। उसने कभी बार ना क्वेश्चन में कहा होता है कि अच्छा जो, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये भी है और ये भी है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन इस फॉर्म में लिखो, बॉन्ड शो करके लिखो, वो दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि सारे बॉन्ड शो करो, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं होमोलोगस सीरीज के ऊपर। अच्छा, कि व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज। अब उसमें ये कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हो, तो इट्स बेसिकली अ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसी तरह जैसा एनिमल किंगडम में आप क्लासिफाई करते हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर। तो व्हाट्स अ होमोलोगस सीरीज, इट्स अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। तो नंबर 1 कि अगर आप एक फैमिली में डालोगे ना, क्या क्या सिमिलर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, रिएक्शंस मिलते जुलते होंगे।
Second point, they're going to show trends in physical properties. अच्छा, so they're going to show trends in physical properties, जिसमें क्या आ जाता है? Melting point, boiling point, solubility is also a part of this. Viscosity thickness को कहते हैं, जिसके स्पेलिंग मुझे आज तक नहीं पता लगे। विस ये देख लेना। अच्छा, विस्कोसिटी थिकनेस जिस तरह हनी विस्कस होता है, ठीक है। तो हाउ थिक द लिक्विड इज, तो ये सारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, ये उसमें आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। दीज आर द मेन वंस। अच्छा, तो दे शो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वन थिंग अबाउट देम इज अबाउट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके अंदर होता है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कौन सा मॉलिक्यूल है। तो इफ मॉलिक्यूल साइज इज बिगर, तो इसमें होता है कि एंड रिमेंबर दिस अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। बल्कि इनको अंडरलाइन ही कर लेते हैं कि अभी तो हम वी आर स्टडीइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का रूल है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो साइज में बड़ा है, तो वन थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इज कि नंबर वन, it's going to have high melting and boiling points. As a second point is that it's going to be more viscous, thick होगा, जिस तरह वैक्स। यानी कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखो ना, और वो बड़ा थिक होगा, बड़ा थिक गुई टाइप, जिस तरह वो हनी है, उस तरह का होगा, तो उसका मतलब है द मॉलिक्यूल साइज इज बिग। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अच्छा, और क्या होगा? इट वुड बी लेस सॉलेबल, पानी में मिक्स इतने आराम से नहीं होगा, ठीक है। जैसा नॉर्मल अल्कोहल्स, एथेनॉल वगैरह, जो आपके स्पिरिट्स वगैरह होते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर तो मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है, फिर उनका मिक्स होना वो काफी मुश्किल होगा। अच्छा, फिर ये कि दे वुड बिकम लेस फ्लेमेबल। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू सम एक्सटेंट दे बर्न, लेकिन जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना, उतना वो मुश्किल से जलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कैंडल वैक्स डजंट बर्न वेरी क्विकली, ठीक है, इट बर्न्स वेरी स्लोली। इसलिए वी यूज कैंडल वैक्स, क्योंकि हमें पता है कि एक कैंडल जो है ना, वो इट विल लास्ट अप टू मतलब 1-2 दिन तक वो जल सकती है। पेट्रोल पेट्रोल भी फायर कैच करता है। यू नॉट गोइंग टू यूज पेट्रोल बिकॉज वो फॉरन बर्न कर जाएगा, इट्स वेरी फ्लेमेबल। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना, उतना लेस फ्लेमेबल होगा, ठीक है। सो दे गोइंग टू हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, दे गोइंग टू बी मोर विस्कस, दे गोइंग टू बी लेस सॉलेबल, प्लस दे गोइंग टू बी लेस फ्लेमेबल एज वेल, एंड लेस सॉलेबल इन वाटर। सो मोर फ्लेमेबल नहीं लिखेगा? नहीं, बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो लेस फ्लेमेबल होता है, अच्छा, ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जैसे हीटर में गैस कौन सी आ रही है? मीथेन आ रही है। मीथेन में एक कार्बन एटम होता है, सिर्फ एक होता है। तो वो बड़ी अच्छे तरीके से चलता है। फॉरेन फॉरेन जो आपका कुकिंग स्टोव्स वगैरह, फॉरेन बर्न्स आप, ठीक है। और उसी तरह कैंडल वैक्स को आप जलाओ, तो कैंडल वैक्स जो है, इट विल टेक डेज फॉर इट टू बर्न, ठीक है। तो फ्लेमेबिलिटी कम होती जाती है एज द मॉलिक्यूल साइज इंक्रीजेस, ठीक है। So remember this, these are some properties that are dependent on the size of the molecule, physical properties. अच्छा, अभी family of organic compounds having, we've written two things. The next one is जो हमारी number 3 है। अच्छा, that is
कि they're going to have the same functional group. So the question is, what is a functional group? Remember कि आपके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा होता, उसके कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्कोहल, उसमें ना इट हैज एन OH ग्रुप. तो इसके जितने भी रिएक्शंस चल रहे होते हैं ना, ऑल द रिएक्शंस आर हैपनिंग. अच्छा, ऑल द रिएक्शंस आर बेसिकली हैपनिंग विद द OH ग्रुप ओवर हियर. इसको कहते हैं दैट्स इट्स फंक्शनल ग्रुप. यही वो रिस्पॉन्सिबल है सारे रिएक्शंस के लिए. हर कोई आके ना इसके साथ रिएक्ट कर रहा है. तो फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एटम्स or a specific structure in a molecule a specific structure in a molecule which determines its chemical properties. क्योंकि तकरीबन हर मॉलिक्यूल में ना ये कार्बन चेन तो होगी, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में जो फर्क होगा, जो डिफरेंस होगा, दैट वुड बी दिस फंक्शनल ग्रुप. कि अल्कोहल के अंदर ना OH होता है, ठीक है. सो अ मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमिन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. और ना सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिटरमिन कर रहा होता है कि पानी में मिक्स होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें भी. ठीक है. सो दे गोइंग टू हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. एक फैमिली में अगर होंगे ना, तो दे गोइंग टू ऑल हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. यानी दुनिया जहां के जो अल्कोहल्स होंगे ना, उन सब के अंदर OH होगा. ये ऊपर हमने ड्रॉ भी किए थे. ये अब ढेर सारे अल्कोहल्स बनाए थे. ऑल ऑफ देम आर अल्कोहल्स बिकॉज दे हैव एन OH ग्रुप. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ठीक है. अच्छा, फिर नंबर 4 और 5 हम बाद में ही करते हैं. 4 है कि जनरल फॉर्मूला उनका सेम होता है. अच्छा, दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, और वो हम डिस्कस करते हैं बाद में. और एक पांचवा है कि सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2. तो सक्सेसिव मेंबर्स दे डिफर बाय, उनके अंदर जो डिफरेंस होगा ना, वो होगा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का. ये दोनों आखिरी 2 पॉइंट जो है ना, ये हम डिस्कस करते हैं आफ्टर स्टडिंग होमोलोगसीज. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन आपको आएगा कि होमोलोगसीज होती क्या है. तो इट्स अ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which a family of organic compounds, your organic compounds are classified into families having similar chemical properties. They show trends in physical properties, यानी वो भी मिलती जुलती हैं. और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा है कि साइज अगर चेंज होगा ना, डिफरेंट होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं उसकी वजह से, साइज की वजह से. तो और फिर फंक्शनल ग्रुप्स है कि they're going to have the same functional group, they're going to have the same general formula, and they're going to have a difference of CH2 between successive members. So we're going to try and do the first homologacies, which is alkanes. सर हाँ जी. सर ये थर्ड पॉइंट मुझे समझ नहीं, थर्ड फंक्शनल ग्रुप वाला जी वो मैंने कहा कि जब ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना, चीजों के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है. तो पूरा मॉलिक्यूल जाके रिएक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो तो बहुत बड़े साइज का होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है. उसका एक हिस्सा होता है छोटा सा जो रिएक्ट कर रहा होता है. यहाँ तक क्लियर है.
जी अच्छा, अगली बात ये थी कि इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसा एल्कीन्स है ना, जितने भी एल्कीन्स होंगे ना दुनिया जहां में, उनके अंदर एक चीज कॉमन होगी उनके स्ट्रक्चर में, कि अगर मैं एल्कीन्स लिखूं ना तो आपको पता लगेगा कि ऑल ऑफ देम हैव वन थिंग दैट्स इन कॉमन। ये ओपन नहीं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। सारों में देखो क्या चीज कॉमन है, ये हर कार्बन और कार्बन के बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड कमिंग, ठीक है। इधर भी कार्बन और कार्बन के बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड कमिंग। तो जितने भी अल्कीन होंगे ना, सारों के अंदर ये डबल बॉन्ड मस्ट होगा, कहीं ना कहीं होगा। और इसी तरह जितने भी अल्कोहल्स होंगे, अच्छा जितने भी अल्कोहल्स होंगे, कोई उन सब के अंदर ना यू वुड सी एन OH ग्रुप कहीं यहाँ पे बने हुए हैं। ये जिस तरह मतलब कोई भी अल्कोहल होगा ना, इट्स गोइंग टू हैव एन OH ग्रुप। इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स अटैच्ड है ना, ये डिटरमिन करते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक तो इनको फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ, कहाँ गया? अच्छा, these are called functional groups because it's a group of atoms or a specific structure in the molecule which determines its chemical properties. और जनरल फॉर्मूला और आखिरी तो बातें तो हमने की नहीं अभी। अच्छा, पहला हम आ जाते हैं एल्केन्स के ऊपर। अच्छा, what are alkanes? That's the first homologous series. टोटल हमने 4-5 करनी है, ठीक है। मेनली 4 करनी है, पांचवा जो है वो वैसे ही थोड़ा सा करना है। अच्छा, so what are alkanes? Alkanes are saturated hydrocarbons. ठीक है, alkanes are saturated hydrocarbons. What that means is saturated to word, and you will hear that very often. That means all single bonds, no double bonds. ठीक है, that's a limitation. And what does the word hydrocarbon mean? Hydrocarbon means that it only contains two atoms. One is carbon, the other one is hydrogen. ठीक है, so it only contains carbon and hydrogen. ठीक है, so that is what a saturated hydrocarbon is. That is what an alkane is going to look like. कि खाली सिंगल बॉन्ड्स और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सो लेट्स ड्रॉ अ रैंडम मॉलिक्यूल कि खाली कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं अपनी मर्जी से, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो एक अपनी मर्जी से इसका कितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे? H के साथ देयर वुड बी 3, इसके साथ एक होगा, इसके साथ भी, और इसके साथ देयर वुड बी, ठीक है। सो दैट्स एन एल्केन। एनी रैंडम मॉलिक्यूल दैट आई ड्रॉ, दैट वुड बी एन एल्केन, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो ये भी कैंडिडेट है क्योंकि इट ओनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स and all bonds are single bonds, so this one is an alkane as well. ठीक है, क्लियर है सारों को? जीनिया क्लियर है? अहमद बास क्लियर है? जी अच्छा, अब आपके पास so you यस सर। हाँ, सर इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन फिक्स्ड होती है? क्या चीज? नंबर ऑफ कार्बन एंड वो जितने हाइड्रोजन। देखो, वो तो जितने मर्जी इन्फिनिट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में ऑर्गेनिक ना। अच्छा, तो सर मतलब ये CH4 ये जो वगैरह वगैरह ये जो होते हैं। हाँ, तो ये भी अल्केन ही है ना। मतलब एक कार्बन होगा तो इसका कितने हाइड्रोजन होंगे? कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो ये भी अल्केन है, ठीक है। ओके ठीक है। तो यानी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आपको नजर आए ना वो जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वो अल्केन है, ठीक है।
अच्छा, ओके सर। एल्केन की नेमिंग किस तरह करेंगे? एल्केन की जो नेमिंग है ना, रिमेंबर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेमिंग है ना, वो इस तरीके से होती है कि पहले तो उसकी काउंटिंग, और काउंटिंग आपको ना लेट्स से 5 तक याद रखनी है। मेथ इज 1, एथ इज 2, prop is 3, ब्यूट इज 4, और हेप्ट 5। हाँ ठीक है, हेप्ट। अच्छा, हेक्स भी होता है 7 के ऊपर, यू हैव हेप्ट एंड देन यू हैव ऑक्ट। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ पेंट, सॉरी सॉरी जीनियर, मैं सीधा हेक्स पे ही चला गया हूँ। देयर इज नंबर 5 तो हमने मिस ही कर दिया। सो देयर इज पेंट। अच्छा, so the thing is कि you don't need, अच्छा first thing is you don't need to know all this counting, ठीक है? What the counting that you should know is up till this, ठीक है? मतलब ब्यूट तक याद रखना है, लेकिन बेहतर ये है कि इट्स मच बेटर if you just remember it up to ऑक्ट। उसके बाद याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। पेंट पेंटागन से निकला 5 साइडेड, तो आपको पता है 5। हेक्स इज हेक्सागन 6 होता है, ऑक्ट ऑक्टागन से तो दैट्स 8। सो अच्छा, what do these are your prefixes, ठीक है? An organic molecule is going to have a name starting with meth, prop, या फिर इन सारों में से कोई, ठीक है? And it keeps on continuing, ठीक है? आपने बस पहले 4-5 तक ही रहना है, ठीक है? That's the only thing that you should know for now. Meth अगर आ रहा है molecule के name में, that has 1 carbon atom. Eth is 2, 3, ये 4 carbon atoms. Similarly, pent is 5 carbon atoms, और hept 7 carbon atoms, and so on. और ये मैंने हेप्ट और हेक्स उल्टे क्यों लिखे हुए हैं? सेवन बाद में आता है। अच्छा, so 6 carbon atoms, and this is 7 carbon atoms. This ये मैं कर क्या रहा हूँ? सर हेफ्ट 2 दफा लिख दी। हाँ, मुझे वो नहीं समझ मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बार बार ये क्या किए जा रहा हूँ। चलो, अब ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है। सर 9 को क्या कहते हैं? नॉन नैनोइन में चल सकता है नॉन। नॉन कहते हैं उसको, डेक होता है, फिर चलती रहती है कहानी। अच्छा, लेकिन यूजली होता है कि ये जो नेमिंग सिस्टम है ना, ये इतना कोई इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए काम करता है। कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स जो होती है ना, उनके अपने नाम होते हैं, मतलब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो जाएगा। जैसा पैराडोल दवाई है, वो किसी ने क्रिएट की है, उसका नाम पैराडोल रख दिया है। तो सिस्टमैटिक नेमिंग जो है ना, दैट ओनली वर्क्स फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। मतलब आपका अगर कोई रेड ब्लड सेल देखे ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है कि उसको नेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इतने कार्बन आटम्स है, कोई हंड्रेड्स ऑफ कार्बन आटम्स होंगे, ठीक है? तो ये बस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए ना ये नेमिंग सिस्टम काम करता है। तो रिमेंबर, दिस इज द स्टार्टिंग नेम। कि मेथ का मतलब है 1 कार्बन आटम, ठीक है? पेंट का मतलब है कि 5 कार्बन आटम्स। एंड इफ इट्स एन एल्केन, तो एल्केन जो है दैट द सफिक्स इज गोइंग टू बी एन। सफिक्स कहते हैं कि नाम एंड किससे होगा, ठीक है? दैट्स गोइंग टू बी एन। तो मीथेन, एल्केन होगा तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह होगा। अच्छा, और आपको जो रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज के you should know how to name only straight chain molecules. अच्छा, पहली बात है कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? स्ट्रेट चेन वो होते हैं विच आर, जिसके अंदर कार्बन आटम्स ना लाइन में लगे हुए हैं। जिसका ये तो खैर स्ट्रेट चेन नहीं है, ये जैसा स्ट्रेट चेन है कि कार्बन आटम्स ना एक दूसरे के बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं, दैट्स अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, क्योंकि द कार्बन आटम इज ब्रांच्ड, इसको कहते हैं ब्रांच्ड।
तो कार्बन लाइन में नहीं लगे हुए, वो बीच में से एक और कार्बन साइड पे निकला हुआ है, ठीक है। इसको साइक्लिक कहते हैं, बल्कि वो लिख भी लेते हैं कि इनको साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, इनकी भी नेमिंग नहीं है कोर्स में, ठीक है। दिस वन इज ब्रांच्ड। तो आपसे सिर्फ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स की नेमिंग पूछेंगे, तो हम कर लेते हैं कि लेट्स से, और सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे। लेट्स से देयर इज दिस मॉलिक्यूल। स्टेप वन, मुझे बताओ कि इज दिस एन अल्केन और नॉट। कंडीशंस मीट कर रहा है, इज दिस एन अल्केन? Yes. हाँ, जी हाँ। ठीक है। सो दिस इज एन अल्केन, एंड इफ इट्स एन अल्केन तो इसका नाम क्या होगा? किससे स्टार्ट होगा नाम? ईथ ईथेन। ठीक है, और एंड क्योंकि अल्केन है तो एन से होगा, ईथेन, ठीक है। उसी तरह इफ आई हैव 4 कार्बन एटम्स इन अ रो और सारे हाइड्रोजन हैं, इसका 3 H लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। इसके साथ 2 H होने चाहिए। दिस शुड हैव 2 हाइड्रोजन, दिस शुड हैव 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड्स। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है। सो दिस इज, ठीक है जी, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटेन। ब्यूट यानी 4 कार्बन एटम्स, इन यानी अल्केन, ठीक है। अच्छा, सो रिमेंबर दिस, दैट्स द फर्स्ट होमोलोगस सीरीज, दैट्स कॉल्ड एन अल्केन। उसके साथ ही, सर हाँ जी, सर फिर वो ब्यूटीन किसको कहते अब उस पे आ रहे हैं ना, हैं? ओ तो वो एल्केन नहीं होगा। फिर एक और होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, एक और फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है जिनको हम एल्कीन्स कहते हैं। अच्छा, इसका ना वो कर लेते हैं, ऊपर जो रह गया ना, जो चीज मिस हो गई है, दैट इज द जनरल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला नहीं डिस्कस किया कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। दैट इज CnH2n प्लस 2। अच्छा, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो आप किसी भी एल्केन में ना अप्लाई करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल है, ऑल्दो ये ब्रांच्ड है, CnH2n प्लस 2, राइट। अच्छा, इसमें n है क्या? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? दैट्स 1 2 3 एंड 4। तो n की वैल्यू जो लेनी है ना आपने, वो लेनी है 4। और अगर आप 4 लोगे तो Cn यानी C4, H क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2, मतलब n इंटू 2, तो 4 इंटू 2 दैट्स 8, 8 प्लस 2 इज 10। और आप काउंट कर सकते हो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा। इट इज 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, and it has 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10। तो 10 हाइड्रोजन है। तो इसका फायदा क्या है जनरल फार्मूला का, कि आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को ना, अगर किसी ने आपको बताया मैंने कि उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा एल्केन है। अगर कोई आपको कहे कि उसके अंदर 20 कार्बन एटम्स हैं, तो सी कितने होंगे? 20। एच कितने होंगे? 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 2 दैट्स 42। तो मीथेन पे भी अप्लाई कर लेते हैं। मीथेन में एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो CN H2n प्लस 2, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम। तो क्या होगा? C1, n की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2 दैट्स 2, 2 प्लस 2 इज 4। तो वही आ रहा है, CH4 आ रहा है, ठीक है। तो द थिंग इज के द थिंग इज कि आपके पास ये जनरल फॉर्मूलाज होते हैं कि आराम से ना आपको पता लग जाए कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आपको कहे कि 8 कार्बन आटम वाला एल्केन है, ऑक्टेन है उसका नाम। ऑक्टेन जो होता है हाई ऑक्टेन पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पंप्स पे यू गेट हाई ऑक्टेन, ठीक है। जो आप गाड़ियों में डालते हो फ्यूल। तो अब ऑक्टेन का 8 कार्बन आटम का मॉलिक्यूल ड्रॉ करने में ना बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। मतलब ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे टाइम टाइम जाया होगा। तो आप क्या करोगे? आप बस जनरल फॉर्मूला यूज करो, CnH2n प्लस 2, यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। So it's going to be C8, and h क्या होगा? 8 into 2 that's 16, 16 plus 2 is 18। तो आपको ना डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग गया विदाउट इवन ड्राइंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्लियर है सारों को?
तो इसमें जो n है, हाँ, ये जो फॉर्मूला में ये समझा दें। n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, कि इधर अप्लाई करो ना फॉर्मूला ब्यूटेन पे। कार्बन एटम्स कितने होंगे? ब्यूट का क्या मतलब है? 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन के अंदर n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, ठीक है अहमद। सो तो फोर कैसे है? क्योंकि ब्यूटेन है, ब्यूट का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या लिखा है? C4, ओके। हाँ हाँ ठीक है सर। तो इसका मतलब है n की वैल्यू 4 होगी, तो h क्या होगा? 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। तो ये देख लो, ये C4H10 है कि नहीं है, मतलब काउंट कर लो कितने कार्बन है। 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 7 3 10, ठीक है। ओके सर। अच्छा खैर, नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट चीज है वो है, अच्छा द नेक्स्ट वन इज अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू, अभी मैं कोई रिएक्शन वगैरह नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि ये इनमें से कौन क्या चीज है। अच्छा, अल्कीन्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका जनरल फॉर्मूला हम पहले ही लिख लेते हैं, CnH2n है। एंड दिस इज एन अनसैचुरेटेड, अब बात वही है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है कि इट ओनली कंटेन्स दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है, इट्स अ टर्म दैट वुड बी फ्रीक्वेंटली यूज, कि कार्बन और कार्बन के बीच में ना देयर वुड बी अ डबल बॉन्ड, यानी सारे सिंगल बॉन्ड्स नहीं होंगे, कहीं ना कहीं एटलीस्ट वन। अच्छा सो एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मीथीन नहीं हो सकता, एल्कीन का जो प्रीफिक्स होगा दैट वुड बी द सेम, तो प्रीफिक्स तो वही होगा, मेथ एथ प्रोप एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रीफिक्स तो वही होगा, एंड जो होगा ना वो ईन से होगा, ENE। एंड सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इथीन। एथ में कितने कार्बन एटम्स होते थे? एथ में दे वर जस्ट 2 कार्बन एटम्स। और मैंने क्या कहा है कि एल्कीन में क्या होना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो वो एच पूरे कर लो। सो दिस इज एन इथीन मॉलिक्यूल। इस तरह कोई आपको कहे कि प्रोपीन ड्रॉ करो, तो प्रोपीन इज गोइंग टू हैव 3 कार्बन एटम्स, और इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी तरह ब्यूटीन होगा। इसमें बस सॉरी मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा ब्यूटीन होगा, यहाँ पे ना कभी कभार इशू आ जाएगा कि ब्यूट मींस 4 कार्बन एटम्स। अब मसला ये है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे लगाओ, या फिर एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लो कि डबल बॉन्ड जो है ना वो बीच में लगा दो। बोथ ऑफ देम आर ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स। इसके साथ एच पूरे कर लो कि दिस शुड बी 3 H's, दिस वन शुड हैव 1 H एंड 3। अच्छा इसके साथ 2 H होंगे, इसके साथ दिस गोइंग बी 1 H, 2 H's एंड 3 H's। तो अब इशू ये है कि डबल बॉन्ड तो हमने लगा दिया, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशंस चेंज हो सकती हैं, वो किसी और कार्बन के एटम के बीच में हो सकता है। सो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट नंबरिंग देम, कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है? फर्स्ट वाले के साथ। इधर डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है? सेकंड वाले के साथ। तो इसको आपको होगे ब्यूट वन इन, मतलब इन से पहले ना वन लगा दो,
एंड दिस अदर वन वुड बी कॉल्ड ब्यूट-2-ene, क्योंकि आपका जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन एटम पे लगा हुआ है। ये सारा वो क्लियर है? इज दिस क्लियर? अहमद, फराज, नीयम? सर ये जरा फिर से समझाओ मुझे, कंडेंसेशन फॉर्म की मतलब सही समझ नहीं है, हाइड्रोजन स्पेशली उसमें। वो फिर बना लो कि मुझे बताओ कि ए से हम हटा देते हैं। अच्छा सॉरी हट गया। अच्छा ये है ना, वो तो इस कार्बन के साथ कितने एच लगेंगे? अहमद? सर ये ब्यूटेन, नहीं मुझे वैसे ही बताओ, इस कार्बन के साथ एच कितने लगेंगे? सर 3। तो बस 3 लगा दो। इस कार्बन, ये 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं कार्बन, कितने एच लगेंगे इसके साथ? 1। ठीक है, फिर ये भी 1 लगेगा, इसके साथ 3 लगेगा, तो ये बस एच आ गए सारे। क्लियर है? तो एल्कीन क्या होता है? एल्कीन होता है कि इट्स अ हाइड्रोकार्बन, यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बस बीच में कहीं ना डबल बॉन्ड होगा बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, और उसकी पोजीशन बतानी होती है नेम के अंदर। स्टार्ट नेम वही है, एंड नेम ईन है, सफिक्स ईन है, ठीक है। इधर मैंने प्रीफिक्स लिखा हुआ है, ईन जो है ना, दैट इज द सफिक्स, ठीक है। तो बस वो आपको ना डबल बॉन्ड बताना होगा कि कौन से वाले पे लगा हुआ है, पहले पे लगा हुआ है, सेकंड पे लगा हुआ है, वो बता दो यहाँ पे बीच में, ठीक है। चलो यहाँ से अल्कीन से ना हम कंटिन्यू करेंगे कल, फिर हम इसको रिवाइज भी करेंगे, कंटिन्यू कल इधर से ही करेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।